से पाटिल साहब आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। बाई एंड लार्ज भाई मैं तो कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड ऑर्डर है और खुली छूट बिल्कुल किसी भी हालत में जो भाजपा शासित प्रदेशों के राज्यपाल लोग हैं उनको खुली छूट नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 14 पॉइंट हमारे राष्ट्रपति महोदया ने लिखे थे उनको रेफरेंस, उसमें मुझे थोड़ा हंसी आई और हंसी ये आई जो उनका 14वां पॉइंट था, डज द कॉन्स्टिट्यूशन बार एनी अदर जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अ सूट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका ऑर्डर लिखाया गया है, नॉट आंसर्ड एज इट इज फाउंड इररेलेवेंट। तो जिसने भी मुझे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ये रेफरेंस बनाया था, ये उनके ऊपर है कि बनाया गया होगा, आप हम सबको पता है कि किसने बनाया था, लेकिन ये उनके ऊपर है अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को फाउंड टू बी इररेलेवेंट। कौन से पाटिल साहब आप ही से शुरू करते हैं। ये आपके हिसाब से एक अच्छा ऑर्डर आया कि बीच का ऑर्डर है कि आपको इससे बेहतर ऑर्डर की उम्मीद थी? ऑर्डर जो आप कहते हैं कि रिजनेबल है, तो मैं भी कहूंगा रिजनेबल है। इसलिए कहूंगा कि आपका पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन जो सरकार अनरीजनेबल है उसको रिजनेबल टाइम देना भी मुझे लगता है कि इसमें न्याय नहीं होगा। क्यों, क्या ये इतने अनरीजनेबल सरकार है ये कि कोई रिजनेबल बात उनको मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए वो तो कोर्ट के मुताबिक है, ठीक है, बराबर है, यदि हम भी वहां बैठते तो यही करते। लेकिन पहले जो आपने किस्सा सुना है जज का उसमें मैं बाहर में था तो मुझे मालूम था कि ऐसी चाल होती है। तो हम जब आर्गुमेंट वकील शुरू करते थे तो हम उनको पहले बोल देते थे, भाई XYZ आई एम अगेंस्ट यू, तो यू हैव टू डिसलॉज माय व्यू। So we did not give them opportunity to logically कुछ सोचे। तो एक जज को बोलना कि ये बाबा ये तू कर सकता है, यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन while arguing matter, you keep mum and therefore they take advantage। ये राम जेठमलानी मेरे सामने ऐसे अपील हुए थे, दिवाली के दिन थे और एक उद्योगपति को वो जेल से छुड़ाना चाहते थे। तो मैंने शुरू में कहा, मुझे मालूम था कि ये तो कुछ है, तो मैंने शुरू में कहा कि राम आई एम अगेंस्ट यू, सो यू डिसलॉज माय व्यू। तो बात खत्म हो गई। तो वो क्या बोले कि मुझे क्या करना है सर, दिन भर आर्ग्यूमेंट करूंगा, मेरी फीस लूंगा। मैंने पुलिस को बोला कि तुम तैयार रहो, पुलिस कस्टडी देंगे। लेकिन पुलिस कस्टडी देने के बाद उसको मेरे होटल में रखा। तो जजेस का भी कुछ ये ऑर्डर जो है उसकी एग्जीक्यूटिव अच्छे नहीं होंगे तो ऑर्डर क्या जो होता है हम जानते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आप गवई के बारे में बोले, कल उन्होंने पर्यावरण के खिलाफ जजमेंट दिया, पर्यावरण कानून के खिलाफ दिया। जो अच्छे जज थे हमारे ओक और उनके कलीग थे, उन्होंने भी कहा कि ये तो हम पर्यावरण एक्ट को खत्म कर रहे। ये जावड़ेकर हमारे पुणे के मिनिस्टर थे, पर्यावरण मंत्री पहले, तो बोले हमने सब ये ढीला कर दिया है और प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। प्रोजेक्ट किसके शुरू होते हैं, जंगल किसके कट रहे हैं, ये नेक्सलाइट खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो सभी जंगल खाली कर रहे हैं काटने के लिए और मोदी अंबानी को अदानी अडानी को देने के लिए। तो ये कल का जजमेंट है वो मुझे बहुत, मैं नाखुश हूं कि एक जहरीली संघ परिणित सरकार को मदद है और दूसरी कैपिटलिस्ट को मदद है। दूसरी एक नागपुर का किस्सा बताता हूं कि हम लोग कुछ एक बाबा साहब के इकोनॉमी पर हमारे कार्यकर्ता शिविर ले रहे थे 3 दिन का। पुलिस ने बोला कि आप इक्वालिटी की बात करते, इक्वालिटी की बात करते हैं आज के जमाने में। तो पुलिस जानता था कि हम क्या, पुलिस कमिश्नर भी जानता था कि हम क्या चाहते हैं। तो हमने कोर्ट में किया, कोर्ट ने भी माना नहीं। तो इसका मतलब है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंबेडकरवादी है और अंबेडकर के आर्थिक विषय पर चर्चा है, तो कौन रोक सकता है? रोकने की जरूरत ही नहीं, रोक दिया। तो ये जो सब चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है। ये स्टेट्स और माइनॉरिटी का
₹2 का किताब था, तब मैंने भाषण किया था 85 में। ये मेरे उदाहरण देने का कारण ऐसा है कि मेरे ऊपर तब एडिटोरियल लिखे, तब 85 में, कि जस्टिस कोलसे पाटिल यानी अंबेडकर की घटना उन्होंने क्या उनके कोलसे पाटिल के कान में डाली थी क्या? हमको तो मालूम नहीं है। ये पहले वॉल्यूम में है अंबेडकर के स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के, जो किताब का जिक्र है। उस समय ₹2 की किताब थी, मैंने भी ली थी। और अंबेडकरवादी नेता भी बोले कि ऐसा तो अंबेडकर ने कुछ कहा नहीं। वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहे थे, वो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे, नेशनल की बात कर रहे थे। लेकिन आज के जमाने में पुलिस भी बोलते हैं कि तुम ये बात कर रहे हैं, तो कहा कि कहा गए हम अभी, और ये कैसे रोकेंगे? ये रोकने का हमारे गवई साहब को एक मौका था। उनकी मां की इच्छा थी कि आप बैलेट पे इलेक्शन करो, मां की इच्छा थी। या तो हमारे महाराष्ट्र का निकाल है, जो पहले से बेकायदेशीर है, गैर कानूनी है सरकार, वो भी 2.5 साल चली, और वही लोग फिर अभी 5 साल राज कर रहे हैं और निकाल नहीं दे रहे। हमें उम्मीद थी, तो ऐसे कई उम्मीद थे हमारे गवई साहब के, क्योंकि वो, मैंने बोला कि वो जब मैं जज था तो वो स्टूडेंट थे और मुझे अच्छी तरह जानते थे, और मुझे लगता था कि उन्होंने कुछ हिस्ट्री करनी चाहिए। अभी वो कहेंगे ये तो हमने किया ना, तो इसमें ये जो रीजनेबल पर मैं भरोसा नहीं करता, इस अनरीजनेबल सरकार के कारण। That's all. मैं कोलसे पाटिल भाई साहब आपके पास आ जाऊं। मैं एक दो चीजें इसलिए कर दूं कि ये लार्जर क्वेश्चंस हैं जो हम लोग जुडिशरी से के पूछना है, लगातार पूछते रहते हैं। जैसे मुझे हम लोग थे तो वॉच डॉग की बात हो रही थी, वॉच डॉग क्या, तो मीडिया के लिए बिल्कुल क्लियर है, मीडिया वॉच डॉग है। मीडिया का काम भौंकना है, आप भौंकते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा काम ही भौंकना है। जिस दिन भौंकना बंद कर देंगे उस दिन हम वॉच डॉग नहीं, हमारा वो काम नहीं रह जाएगा। तो हमारे तो चरित्र भौंकना है। लेकिन ये जो जज साहब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं एक इसलिए उदाहरण दे दूं और आपका एक छोटा सा उस पर वो कर लूं। उत्तर प्रदेश में 2015 में एक लिंचिंग हुई थी, जो पहला केस बड़ा था अखलाक की, मुजफ्फरनगर में अखलाक की लिंचिंग हुई। मंदिर से के माइक से बुलाए गए, ये सब लोग आए, उसके घर में हुआ, कहा गया गाय का गोश्त है, निकला वो बकरे का, मतलब मटन निकला, वो बीफ नहीं था, और वो मर गए। उसके साथ उसके दानिश, उसके जो छोटा बेटा था, उसको साथ में पीटा गया था, लेकिन उसकी हड्डी खूब टूटी, लेकिन वो बच गया। और उसका जो बड़ा लड़का था वो इंडियन एयरफोर्स में था। इंडियन एयरफोर्स के उस समय के जो तत्कालीन एयर मार्शल थे, उन्होंने इनके पूरे परिवार को हिंडन में ट्रांसफर किया, और अब इन लोग वहीं कहीं रहते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता है सिक्योरिटी के कारण। 10 साल हो गए हैं, 19 अभियुक्त थे, एक की डेथ हो गई है, 18 अभियुक्त अभी भी हैं। 2 मुख्य अभियुक्त हैं, जिसमें एमएलए का एक विशाल राणा, एमएलए साहब के लड़के, और उनके शिवम उसका भतीजा है। मतलब सुन के आपको ताज्जुब होगा, मालूम नहीं आपको पता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया है एक प्रार्थना पत्र कि ये केस हम विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि जो 4 विटनेस हैं उनका आपस में जो उन्होंने अपना दिया है, डिस्पोज किया, वो मैच नहीं कर रहा है। कोलसे पाटिल साहब, हम 5 लोग यहां बैठे हैं, हम 5 लोगों का भी नहीं मैच करेगा। एक ही चीज को अगर हम सब देखेंगे और तीसरे चौथे आदमी को अगर बताएंगे तो हम अलग अलग चीजें बताएंगे। हमारी एज, हमारा वही है। और दूसरा सुनिए, इसलिए दूसरा कारण दिया है कि चूंकि फायर आर्म नहीं यूज हुआ, इसलिए वापस कर दिया जाए। और 15 साल से बेल में है, तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि बेल है, तो अब कोई मामला है नहीं इनका, तो केस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन डाल दी गई है। मैं ये सुप्रीम कोर्ट आंख पे पट्टी बांध के और कान में तेल डाल के सोया हुआ है क्या? ऐसे आपके की लोअर जुडिशरी ये कर रही है और आप चुपचाप इसमें बैठे हुए हैं। मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। कभी से बोल रहा हूं कि उनको डर ही नहीं है, कोर्ट का, पुलिस का डर ही नहीं है। और जो अभी मैंने बोला कि अभी राय साहब ने बोला गवर्नर की लायकी, राय साहब, आप जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर को जानते हैं, जस्टिस पीबी सावंत, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि मोदी एंड शाह शुड नॉट बी, मोदी एंड हिज गैंग शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट and they should be prosecuted for mass murders. Is our prime minister qualified for prime ministership?
आयरे गहरे जज होते तो बात अलग है, जिनका दुनिया में नाम था। वैसे भी अभी पुरानी कर्नल पुरोहित वो कहता है कि ये बॉम्बस्फोट हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किए हैं, कन्फेशन है उनका, और उनको रिहा कर रहा है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के सामने कुछ गया नहीं, जाता ही नहीं, लैपटॉप में है सब, कॉन्स्पिरेसी उनकी। और उन्होंने ऐलान किया था कि इसराइल की हमें मदद मिल रही है, नेपाल की मदद मिल रही है, उन्होंने शस्त्रास्त्र दिए हैं। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, तो करकरे को मार डाला। और करकरे को किसने मारा ये आज तक तय नहीं हुआ, क्योंकि जो अतिरेकी थे उनकी बुलेट से तो उनके ऊपर कोई जख्म नहीं, वो पुलिस की पिस्तौल की जख्म में यहां से। तो ये डरते नहीं ना, इनको डरना ही नहीं है। कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोथ आर डिसऑनेस्ट, तो इनको क्या, आप क्या करेंगे? आपने बोला कि वो 272 लोगों ने लिखा है, उनको पूछो कि यार मोहम्मद प्राचा ने क्या ऑर्डर ली थी कि सभी पानी यानी हरियाणा के सभी कॉन्स्टिट्यूशन के फुटिंग मांगा था, सीसीटीवी फुटिंग, और वो ऑर्डर भी हुई। उसके बाद ये कानून बदला, कानून इतना बदला कि कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, ये भी कानून बदला। और जो अभी कोई भी इलेक्शन रिजल्ट है वो तो डिस्ट्रॉय कर रहे। ये 272 विद्वान लोगों को ये समझ में नहीं आता है क्या कि ये क्या चल रहा है और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की तो बाजू लेता हूं, लेकिन राहुल गांधी जो रिजनेबल कर रहे हैं उसकी बात नहीं लेता हूं। और आप सबने कहा अभी कि कल का जजमेंट है वो रिजनेबल है, लेकिन रिजनेबल जजमेंट किसके लिए है? आपने जो एज सून एज का अर्थ अभी क्या निकालेंगे, एज सून एज पॉसिबल, इसका अर्थ है कि विद इन नो टाइम, टेको भाई, महीना ले लो, 15 दिन ले लो। एज सून एज का मतलब क्या होता है? तो ये अनरीजनेबल है। दूसरी बात, आपने वहां कहा कि गवर्नर अच्छे नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे? इनके पास अच्छे आदमी है ही नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में ये बाजू में बाहर से स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध कर रहे थे, तो इनके पास डेडिकेटेड लोग कहाँ मिलेंगे? तो ये ऐसे गवर्नर बनाएंगे ना ये लोग। तो ये आज हम सोचना चाहिए कि हमें इतना अच्छा जजमेंट पर्यावरण का था वो का, इन्होंने क्यों डिस्ट्रॉय किया, मुझे समझ में नहीं आता। अरे अच्छी हवा ये हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और आप दिल्ली में अच्छी हवा नहीं है, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। और ये जंगल तोड़ने के लिए परमिशन नहीं देना, अभी जरूरत नहीं है, पर्यावरण का एक्ट ही कैंसिल किया, खत्म किया। तो ये जो हो रहा है, इससे जुडिशरी को ब्लेम करके काम नहीं चलेगा। हम हमेशा कहते हैं इन सबके खिलाफ हमें रास्ते पर आना पड़ेगा। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे जजमेंट देने को, या इनको ये 272 लोगों को क्या लिखते हैं आप और क्या क्या करेंगे? अभी कमिश्नर बेबाक हो गया है, मोदी साहब बेबाक हो गए, और अभी एसआईआर, वही तो मैं उस दिन कहा था कि गवई ने एसआईआर का मामला किसने सामने दिया? सूर्यकांत। खुद के सामने रखते तो कुछ लज्जा के कारण क्यों नहीं हुआ? कुछ तो इंटरफेयर करते ना, कुछ इंटरफेयर किया नहीं। और अभी तो 12 स्टेट में हुआ है। तो इसीलिए वो अभी कुछ मेरे कान पर आया कि वो अभियोग लाएंगे कमिश्नर के खिलाफ। लाना चाहिए, उसकी इज्जत तो निकालो। उनको इज्जत भी कहा है, क्या बोलता है वो कि सीसी फुटिंग देंगे तो बहनों का, माता बहनों का एक्सपोज हो गया। क्या होगा? कानून किस लिए बनाया था? तो ये सब जो बेशर्मी लोग हैं, इनको अनरीजनेबल, रिजनेबल का अर्थ क्या लगाएंगे ये लोग? उनको जो रिजनेबल लगता है वो लगाएंगे। तो एक कल का जजमेंट भी लगने को तो अच्छा है, यदि मैं भी भाई वहां बैठता तो यही कहता रिजनेबल देंगे, लेकिन रिजनेबल किसके साथ एक्सपेक्ट करते आप? अनरिजनेबल लोगों से। तो इसीलिए ये जो चल रहा है, और ये चौथा ऑप्शन उन्होंने निकाला, अगर ठीक है, और रखेंगे कैसा चौथा ऑप्शन? वो रखेंगे कैसे? तो कुछ तो रिजनेबल होना चाहिए, इसलिए थोड़ा रिजनेबल किया है। तो मैं आप सबको विनती करता हूं कि यार पर्यावरण मंत्री मुझे मिला था जब नया सरकार आई मोदी की, तो बोले इतना खुश था, बोले सब कैंसिल कर दिया है,
प्रकल्प रोक रहे हैं तो पर्यावरण के सभी परमिशन को हमने दे दिया है। तो दे दिया तो क्या किया, ये नक्सलाइट को मारा, जंगल सब खाली करके अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, देश की सभी संपत्ति इनको दोनों को दे रहे हैं, और उसमें जो रोड़ा डालता है उसको ये खत्म करते हैं। या हमारे राजू परोलेकर कुछ अडानी के खिलाफ बोले तो उनको अहमदाबाद में उसके उनके खिलाफ केस दाखिल करी, जाना पड़ता है बंबई से अहमदाबाद। तो ये इनको मालूम है कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तब तक तो है ना, आरएसएस कभी क्रॉस एग्जामिनेशन खड़ा ही नहीं रह सकता। जो हम बोलते हैं आरएसएस के खिलाफ, वो कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उनके सब गंदे काम देश के सामने है। लेकिन लोग डरते हैं, तो एक तो डरो मत, और दूसरे रास्ते पर आने की तैयारी, नहीं तो मरने की तैयारी। जय भारत, जय संविधान, जय